हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वी और आज के हमारे इस वीडियो में हम रीड करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 और ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी हम कैसे फूड को उगाते हैं और उसका कैसे रखने का और क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं जब हम किसी भी क्रॉप को उगाते हैं और उसके रखने से लेकर उगाने तक क्या क्या हमें सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने टूल्स के बारे में पढ़ा था, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा था, 2 टाइप्स की क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। आप जल्दी से उन 2 टाइप्स की क्रॉप्स के नाम मुझे कमेंट में भी बताइए। और हमने पढ़ा था सॉइल की प्रिपरेशन के बारे में, जिसमें हमने टिलिंग, लूजनिंग ऑफ सॉइल, इन सब के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे सोइंग के बारे में। सोइंग जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का, यानी अन्न के उत्पादन का। हिंदी में हम कहते हैं अन्न के उत्पादन का, उगाने वो सबका। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। सोइंग से पहले बहुत ही अच्छी सी क्वालिटी के क्या करने पड़ते हैं, सीड्स चुनने पड़ते हैं जो बहुत साफ़ सुथरे हों, हेल्दी हों और बहुत ही अच्छी वैरायटी के भी होने चाहिए। बहुत ही अच्छी वैरायटी के भी होनी चाहिए, उन्हें सिलेक्ट किया। जो फार्मर्स होते हैं वो ऐसे सीड्स को प्रेफर करते हैं जिनसे कम सीड्स में ज़्यादा उगे। यानी जब हम कम सीड्स ले रहे हैं, यानी हम कम सीड्स ले रहे हैं, लेकिन वो कम सीड्स भी हमें ज़्यादा कहते हैं येल्ड, मतलब होता है ज़्यादा अन्न दे, ज़्यादा फूड दें। अब आता है सिलेक्शन। पहली कुछ बता रही है, पहली बता रही है कि एक दिन उसने अपनी मम्मी को देखा जो ग्राम के सीड्स डाल रही थी एक वेसल में, और उसमें उसके बाद उन्होंने कुछ थोड़ा वाटर डाला और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि कुछ जो सीड्स थे वो पानी के ऊपर तैरने लगे, फ्लोट करने लगे। अब जो पहेली है उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है, बहुत ज़्यादा वंडर हो रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है, इसे हमने रीड करें, सीधे हम यहाँ से रीड करते हैं। ट्रेडिशनल टूल, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फर्न। जो ट्रेडिशनल टूल्स, यानी जब आजकल तो एक बहुत ही मॉडर्न सा जो है सोइंग के लिए यूज़ किया जाता है वो है सीड ड्रिल। लेकिन जिस टाइम पे सीड ड्रिल नहीं था, यानी ट्रेडिशनल टूल यूज़ किया जाता था जो फर्नल शेप का होता था। यहाँ पर पिक्चर में दिख रखा है ना, थोड़ा मैं जूम करके दिखाऊंगी तो आपको दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसमें क्या करते थे कि इसमें सीड्स डालते थे और इसमें 2-3 पाइप रहते थे जिसमें से सीड्स क्या निकल कर ज़मीन में जाते थे और आगे से जो बुल्स थे वो उन्हें खींचते थे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे नहीं जाते थे। जो सीड ड्रिल थी उससे डिस्टेंस का भी पता चलता था, यानी सारे सीड्स एक ही डिस्टेंस पे क्या करते थे, सो होते थे उस टूल से। जो सीड ड्रिल है उससे बहुत ही सही डिस्टेंस पे, क्योंकि डिस्टेंस भी सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर बहुत ही पास हम जो सीड्स हैं उन्हें डाल देंगे तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा क्राउडिंग हो जाएगी, और फिर ढंग से जो हमारी जो खेती है वो भी नहीं होगी। सो उसके लिए हमें बिल्कुल अच्छे से थोड़ा डिस्टेंस भी होना चाहिए सारे जो पेड़ हैं उनके बीच, यानी हम जो पेड़ है उसके बीच में भी अच्छे से थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। और जो सीड ड्रिल है उसके लिए वो बहुत ही बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि डिस्टेंस होना चाहिए। सो इसीलिए ये जो फर्नल वाला जो था, इससे उतना डिस्टेंस हमें नहीं पता चलता था, इसलिए सीड ड्रिल से अच्छे से पता चलता था। अब हम पढ़ेंगे कि ये सीड ड्रिल क्या होती है। नाउ डेज जो सीड ड्रिल है वो यूज़ की जाती है सोइंग के लिए ट्रैक्टर्स के थ्रू। ये देख रहे हैं ना आप यहाँ पर पिक्चर में, मैं थोड़ा, हाँ ये रही आपकी सीड ड्रिल। उसके बाद ये शो करती है सीड्स को यूनिफॉर्मली, जैसा कि मैंने आपको बताया इक्वल डिस्टेंस पे, यानी हर सीड के बीच में बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस रहता था और अच्छी डेप्थ भी रहती थी, क्योंकि अच्छे अंदर तक जाने भी तो चाहिए। अगर बाहर ही बाहर रह जाएंगे वो तो ऐसे ही, अगर ऊपर ही ऊपर से हम डालेंगे और वो नीचे गए नहीं तो फ़ायदा क्या है फिर, तब तो क्रॉप उगेगी नहीं। इंश्योर द सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग, वो ये भी इंश्योर करता है, यानी इसका ये पूरा रहता था, यानी पूरी श्योरिटी थी कि जो सीड्स हैं वो अच्छे से मिट्टी के अंदर चले जाएँ और मिट्टी उन्हें कवर कर ले, सॉइल से कवर कर ले। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, क्योंकि अगर ढंग से वो सॉइल के अंदर नहीं जाएंगे तो क्या होगा कि बर्ड्स उन्हें खा लेंगी। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। जब हम सीड ड्रिल से क्या कर रहे हैं कि सोइंग कर रहे हैं, सो वो क्या बताते हैं, हमारा लेबर भी और टाइम भी। क्योंकि हम ये फनल वाइज से करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, बुल्स को बीच बीच में रोक कर, फिर कभी कभी तो वो रुक भी जाते हैं अपने आप ही, सो वो भी प्रॉब्लम होती है। अब बुजू कुछ बता रहा है, देयर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, व्हाई आर दे केप्ट लाइक दिस। अब बुजू क्या बोल रहा है कि मेरे
एक नर्सरी है मेरे स्कूल के पास में जहाँ पर जो छोटे छोटे प्लांट्स थे उन्हें बैग्स में रखा गया था। तो उन्हें ऐसा क्यों रखा गया था? पहेली के पास इनका आंसर है। सो जो पहेली है वो बोल रही है सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पेडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैन्युअली। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। क्योंकि इसीलिए किया, जैसे जो पैडी है उसे भी सबसे पहले नर्सरी में उगाया जाता है, यानी जब तक वो थोड़ा उग ना जाए उसके बाद उसे जल्दी से फील्ड में लगाया जाता है। ऐसे ही जितने जो हम फॉरेस्ट में देखते हैं या जितने भी हमारे जो घर में प्लांट्स होते हैं, हम बहुत से घर में भी प्लांट्स लगाते हैं। हम लगाते हैं रोज़ वगैरह का प्लांट है तो हम उसे बाज़ार से ही तो लाते हैं। बाज़ार में पहले उसे नर्सरी में रखा जाता है कुछ दिन के लिए, उसे थोड़ा उगने दिया जाता है, उसके बाद उसे मार्केट में ले जाकर फिर बेचा जाता है। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना चाहिए क्रॉप्स के बीच में ताकि हम ओवरक्राउडिंग को क्या कर सके, अवॉइड कर सकें। दिस अलाउज प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट। क्योंकि अगर ज़्यादा ओवरक्राउडिंग हो तो किसी प्लांट में सनलाइट मिलेगी, किसी में न्यूट्रिएंट मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा। सो अगर बिल्कुल मतलब डिस्टेंस इक्वल होगा तो सब में सनलाइट मिलेगी, सबको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलेगा और जो क्रॉप होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। एट टाइम्स द फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा ओवरक्राउडिंग हो जाती है, इसलिए कभी कभी कुछ प्लांट्स को निकालना पड़ जाता है। अब हम पढ़ेंगे मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को डालने के बारे में। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जो हमारी क्रॉप है उसको अच्छे से उगने के लिए हम कुछ न्यूट्रिएंट्स डालते हैं ताकि हमारी जो क्रॉप है, जो हमारे प्लांट्स है वो अच्छे से हेल्दी ग्रो करें, और इन्हें हम कहते हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स। अब भूजू कुछ बता रहा है, आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक व्हाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। अब बूजू बोल रहा है कि मैंने 2 फार्म्स देखे, एक में जो प्लांट था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही अच्छा उग रहा था, लेकिन जो उसके पास वाला था वहाँ पर जो प्लांट्स है वो बहुत ही ज़्यादा वीक थे। तो वो बोल रहा है कि ऐसा क्यों है, दोनों में अलग अलग। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। जो सॉइल से ही जो प्लांट होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए। इन सर्टन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फेलो। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। अब कई फार्मर्स ऐसे होते हैं कि वो मैन्योर फर्टिलाइजर्स कुछ डालते नहीं, यानी स्टार्टिंग में जब उन्होंने खेती करना शुरू किया तब था उसमें मैन्योर फर्टिलाइजर, लेकिन जब उन्होंने खेती करना शुरू किया तो वो एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप उगाए जा रहे थे, उसमें बिल्कुल फर्टिलाइजर मैन्योर नहीं रहा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो सॉइल की फर्टिलिटी होगी, सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो कम होते जाएंगे, क्योंकि जो क्रॉप हमने उगाई वो सारे न्यूट्रिएंट्स ले चुके थे। इसीलिए जो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स होते हैं उन्हें हमें टाइम के साथ साथ डालना ज़रूरी होता है, नहीं तो जो सॉइल होगी वो अनफर्टाइल हो जाएगी और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो भी कम हो जाएंगे। इसलिए हमें डालना चाहिए जो मैन्योर फर्टिलाइजर्स होते हैं। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पोर इन न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम कंटिन्यूस कल्टीवेशन करते रहते हैं क्रॉप्स की, यहाँ करिए आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैन्योर और फर्टिलाइजर्स वगैरह भी डालना होता है, नहीं तो अगर हम नहीं डालेंगे तो सॉइल हो जाएगी बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स में बहुत कमी हो जाएगी न्यूट्रिएंट्स की, और जो हमारी क्रॉप होगी वो भी अच्छी नहीं होगी। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड, इसलिए फार्मर्स को मैन्योर डालना पड़ता है अपने फील्ड में ताकि जो न्यूट्रिएंट्स है वो फिर से आ जाएं सॉइल में, डल जाएं सॉइल में और फसल जो है वो अच्छी हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। जब हम क्रॉप्स में मैन्योर डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, तो हम उसे कहते हैं मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। जब सफिशिएंट यानी सही मात्रा में जब जो प्लांट होता है उसे क्या नहीं मिलते, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, तो जो प्लांट्स होते हैं वीक हो जाते हैं। जैसा कि अभी बूजू कह रहा था कि जो नेबर वाला जो फार्म था वहाँ पर वीक प्लांट्स थे क्योंकि उन्हें अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले थे, अच्छी सनलाइट नहीं मिली थी, वाटर नहीं मिला होगा, इसलिए वो क्या हो गए, वीक हो गए। मैन्योर इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। जो मैन्योर होता है वो एक ऑर्गेनिक क्या होता है, सब्सटेंस होता है जो हमें काउ डंग और भी प्लांट रेसिड्यूज जैसे प्लांट सड़ जाते हैं, सो उन्हें वो जब सड़ जाते हैं तो वो सॉइल में मिल जाते हैं और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देते हैं सॉइल को। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट एंड पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउड टू
जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो एनिमल का वेस्ट होता है, प्लांट जो सड़े हुए वेस्ट टाइप के होते हैं, उन्हें क्या करते हैं कि बड़े से ग्राउंड में वहाँ पर पिट्स यानी गड्ढे खोद कर उसमें डाल देते हैं ताकि वो डिकम्पोज हो जाए और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल में मिल जाएँ। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो डिकम्पोजिशन होता है, क्योंकि जो प्लांट्स होंगे वो अपने आप तो मिट्टी के अंदर घुस नहीं जाएंगे ना, इसके लिए भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉइल में होते हैं, जैसे हमारा अर्थ वॉर्म है, और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनसे न्यूट्रिएंट्स निकाल कर सॉइल में डालते हैं एंड उन्हें डिकम्पोज करते हैं। द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। जो डिकम्पोज यानी जो जितना भी वो होता है उसे ऑर्गेनिक मैन्योर के तौर पे यूज़ किया जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग। हमने वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में क्लास 6 में भी पढ़ा हुआ है। ओके, नाउ यहाँ पर ये एक्टिविटी है शायद, यस, यहाँ से हम आगे से बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन विच क्लास वाज द ग्रोथ। यहाँ ये जो एक्टिविटी है इसके बारे में लिखा हुआ है, हम आगे से रीड करते हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो केमिकल से बनते हैं, यानी वो ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है। ऑर्गेनिक मैटर फर्टिलाइजर में ऑर्गेनिक से ही हमें ये पता चल रहा है कि वो नेचुरल चीज़ें होती हैं, और फर्टिलाइजर्स ऐसी चीज़ें हैं जो केमिकल्स वगैरह से मिलकर बनती हैं, लेकिन उसे भी यूज़ किया जाता है फार्मिंग के लिए। लेकिन हम जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, फर्टिलाइजर्स हमें रिजल्ट देती है, हाँ दोनों ही रिजल्ट देते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि हाँ मैं ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर के बारे में वो करी हूँ। हाँ, फर्टिलाइजर्स भी ठीक है, बट वो क्या होते हैं, वो केमिकल्स से बने हुए होते हैं, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स में, ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होता है इसमें। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। लेकिन अब जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो मैन्योर से कैसे डिफरेंट होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं। कुछ एग्जांपल्स फर्टिलाइजर्स के हैं, यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं फर्टिलाइजर्स के। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड माइस। जो फर्टिलाइजर्स है इन्होंने फार्मर्स को हेल्प की है अच्छी खेती होने में, अच्छी खेती यानी ज़्यादा यील्ड यानी ज़्यादा उत्पादन होता है इन फर्टिलाइजर्स की वजह से, जैसे कि व्हीट, पैडी और मेज का। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं फर्टिलाइजर से, क्योंकि जब हम लगातार जो फर्टिलाइजर्स हैं उन्हें डालते रहते हैं सॉइल में, यानी ऑर्गेनिक मैटर हम नहीं डाल रहे हैं, बस फर्टिलाइजर्स ही डालते रहते हैं, तो क्या होता है कि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइजर्स की वजह से वाटर पोल्यूशन भी होता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू substitute fertilizers with organic method or leave the field uncultivated fallow in between two crops। ये हमें क्या करना चाहिए, या तो हमें मेंटेन करते रहनी चाहिए फर्टिलिटी ऑर्गेनिक मैटर डालते, या हमें क्या करना चाहिए, लीव कर देना चाहिए उस फील्ड को 2 क्रॉप के उगने तक। यानी हमें दो क्या करनी चाहिए, कि हमें 2 खेत रखने चाहिए, जिसमें हमें एक खेत में दो खेती करनी चाहिए, उसके बाद उस फील्ड को छोड़कर 2 बार दूसरे खेत में खेती करनी चाहिए। इस तरीके से करना चाहिए। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। जो मैन्योर्स होते हैं वो सॉइल को ऐसा बना देते हैं कि जो वाटर की जो उसकी रिटेन यानी खींचने की, जब हम वाटर डालते हैं हमारी क्रॉप्स में, सो जो वाटर खींचने की जो उसकी कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है मैन्योर्स। लेकिन फर्टिलाइजर्स की वजह से ऐसा कुछ नहीं होता है। इट रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी देता है सॉइल को। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द क्रॉप विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। जो दूसरा मेथड है ताकि सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिले वो है क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। Earlier farmers in northern India used to grow lignums as fodder in one season and wheat in the next season। या हम क्या कर सकते हैं कि हम जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पर पहले के टाइम पे लिग्मस को फॉडर के रूप में क्या किया जाता, एक सीज़न में ग्रो किया और दूसरे सीज़न में फिर क्या किया जाता था, वीट को ग्रो किया जाता। दिस हेल्प द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। ये हेल्प करता है जो सॉइल है नाइट्रोजन, ताकि जो सॉइल है वो थोड़ी अनफर्टाइल ना हो और अच्छे से उसे न्यूट्रिएंट्स भी मिले। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस।
बहुत जो लोगों हैं उनमें अवेयरनेस इन सब चीज़ों की, उन्हें ऐसा करना चाहिए, इसके लिए उन्हें इनकरेज किया जा रहा है इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने के। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट रिजोबियम बैक्टीरिया। क्लास 6 में भी हमने रिजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। देर आर प्रेजेंट इन द नोडल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लिग्मस प्लांट्स, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक न्यूट्रन। ये लिग्मस प्लांट की नोडल्स में होते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इस प्लांट में क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। अब यहाँ पर हमें डिफरेंस दिया गया है फर्टिलाइजर्स ऑफ मैन्योर के बीच में, हम रीड कर लेते हैं। फर्टिलाइजर जो होते हैं वो मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, यानी इन्हें कौन बनाते हैं, हम मैन मेड्स बनाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्ट होता है एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। लेकिन जो मैन्योर होते हैं वो नेचुरल सब्सटेंस होता है। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर जो है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है जो हमें कैटल डंग और प्लांट रेसिड्यूज मतलब होता है प्लांट जब सड़ जाता है तो उसे जब हम पिट्स में डालते हैं उस सब, वो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं, मैन्योर फील्ड्स में प्रोड्यूस होते हैं। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो सॉइल में कोई ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते। जो मैन्योर्स होते हैं वो बहुत सारा ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड करते हैं। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो बहुत सारे किसमें फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। मैन्योर जो होते हैं वो थोड़े कम होते हैं लेकिन थोड़े कम होते हैं। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स है उसे उन्हें डालने का भी तो हमें नुकसान ही है कि उससे फर्टिलिटी कम हो जाती है। अगर मैन्योर को डालेंगे हाँ थोड़ी खेती कम होगी, लेकिन हमारी लैंड तो अच्छी रहेगी, उसकी फर्टिलिटी तो कम नहीं होगी कम से। मैन्योर्स में होती हैं न्यूट्रिएंट्स लेकिन थोड़ी कम मात्रा में होते हैं। अब हमें हर चीज़ में तो हर फैसिलिटी नहीं मिल सकती है ना। जैसे अगर फर्टिलाइजर से हमें अच्छी खेती मिलती है लेकिन हमारी जो लैंड होती है वो ख़राब हो जाती है। और अगर हम मैन्योर का यूज़ कर रहे हैं हमारी सॉइल अच्छी रहेगी, कम से कम उसे आगे तो यूज़ कर पाएंगे, हाँ वो हमें थोड़ा कम दे रही है, येल्ड कम दे रही है, लेकिन क्या वो हमारी सॉइल को तो अच्छा रखे, सॉइल को फर्टाइल रख रही है। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करिए। अब क्या है, टेबल 1 पॉइंट गिव्स डिफरेंसेस बिटवीन एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर के क्या क्या एडवांटेजेस है। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है उसे फर्टिलाइजर से ज़्यादा अच्छा बताया गया है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। ये ऐसा बना देता है सॉइल को ताकि जो सॉइल है वो जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो अच्छे से कर सके। वो इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, यानी जो मैन्योर्स होते हैं वो जो अर्थवर्म्स की जो यानी जो फार्मर के फ्रेंड होते हैं उनकी जो कैपेसिटी होती है उन्हें इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, वो सॉइल के टेक्सचर को भी अच्छा कर देती है। सो आई होप गाइस कि आपको मैन्योर, फर्टिलाइजर्स इन सब के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। सोइंग वगैरह के बारे में भी, इन सब के बारे में जितना भी हमने इस वीडियो में पढ़ा, कोई भी डाउट्स क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। और जैसा क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने के लिए कि 2 टाइप्स की क्रॉप्स कौन सी होती है, उनका भी आंसर लिखिएगा। मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर को देखूंगी, आपका आंसर देखूंगी और उन पे रिप्लाई भी ज़रूर करूंगी। और मैं आप सभी से मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एवरीवन।